हम कर रहे हैं 11th होम साइंस और आज हम बात करेंगे ग्लोबल सोसाइटी की, ग्लोबलाइजेशन की, वैश्वीकरण की, यानी हम करेंगे हमारा 8th चैप्टर वैश्विक समाज में जीवन यापन और कार्य। तो आइए जानते हैं क्या है ये वैश्वीकरण। दूसरों को समझने के लिए अपने आप को समझना पहला कदम है। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर हम किसी और को समझना चाहते हैं तो उससे पहले हमें खुद को समझना होगा, और खुद को समझना है तो हम बात कर रहे हैं हमारे 2nd चैप्टर की, स्वयं को समझना, जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो ज़रूर देखिए कि स्वयं क्या है, स्वयं को समझना क्यों ज़रूरी है और स्वयं की पहचान क्या होती है, कैसे हम अपने आप को समझ सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जीता और बढ़ता है। देखिए, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। हम खुद को समाज से अलग नहीं कर सकते। समाज हमारा हिस्सा है, हम समाज का हिस्सा हैं। तो हर व्यक्ति इसी समाज में जीता है, उसका विकास, उसकी वृद्धि सब इसी समाज में होता है। इसलिए अगर हमें व्यक्ति के विकास को और व्यवहार को समझना है तो पहले हमें उसके तात्कालिक संदर्भ जैसे उसका परिवार और बड़े सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को समझना अनिवार्य होता है। किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए उसका परिवार, उसका समाज, इन सबको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ता है, विकसित होता है, वह दूसरों के साथ संबंधों का विकासशील नेटवर्क बनाता है। देखिए, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका नेटवर्क जो होता है वो केवल उसकी माँ होती है, उसके बाद उसका परिवार होता है, उसके परिवार के बाकी सदस्य होते हैं, उसका पिता, उसके भाई बहन, दादा दादी, ये सब। और धीरे धीरे जैसे वो बढ़ता जाता है तो उसका जो सामाजिक दायरा है वो भी बढ़ने लगता है, और अब जो उसका संबंधों का जो नेटवर्क है वो भी बढ़ने लग जाता है। इसलिए व्यक्ति के लिए जो परिवार है वो प्रारंभिक और अति निकटतम परिवेश है। इसलिए हम कहते भी हैं कि परिवार व्यक्ति की प्रथम पाठशाला होती है। बच्चा सबसे पहले अपनी माँ के नज़दीक होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो परिवार के बाकी सदस्यों से जुड़ना शुरू होता है, और उसके बाद समाज से, पड़ोस से, स्कूल से, साथी समूह से, टीचर से धीरे धीरे उसका ये नेटवर्क बढ़ता चला जाता है। बाल्यावस्था के दौरान व्यक्ति की जो गतिविधियाँ हैं, भूमिकाएँ हैं, आपसे संबंध है, ये सारे परिवार के अनुसार निर्मित होते हैं। देखिए, जो हमारा परिवार है उसका हम पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारे परिवार के जो भी आपस में संबंध है, हमारा रोल क्या है वहाँ पे, हमारी जिम्मेदारी, हमारी भूमिका, ये सारी चीज़ें किस पर निर्भर करती हैं? हमारे परिवार पर। और ये सारे संबंध हमारे परिवार के अनुसार ही निर्मित होते हैं। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है उसका दूसरे परिवेशों से, जैसे कि उसका विद्यालय, साथी समूह और आस पड़ोस के साथ भी परस्पर संबंध बढ़ता है, जिसकी अभी हमने बात की है कि बच्चे का जैसे ही विकास होता है फिर उसके स्कूल में संबंध स्थापित होते हैं, उसके पेयर ग्रुप से यानी साथी समूह से, टीचर से, उसके बाद आस पड़ोस से, और धीरे धीरे ये उसका सामाजिक दायरा बढ़ता चला जाता है और उसके दूसरे लोगों के साथ भी संबंध बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और ये सारी की सारी प्रणालियाँ अपेक्षाकृत बड़ी संस्कृति और संदर्भ में कार्य करती हैं, जिसमें हमारी आस्थाएं, हमारे रीति रिवाज, हमारे नैतिक मूल्य, विश्वास, हमारी मान्यताएं, हमारी संस्कृति, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल होती है। इतना ही नहीं, हमारे पास जो अवसर हैं, हमारी जो कुशलताएं हैं, जो उसमें बाधाएं आ रही हैं, हमारे पास कौन से संसाधन हैं, ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत शामिल होती हैं। रोज़मर्रा के जीवन के सभी पहलू, भोजन, पोषण, वेशभूषा, संसाधन, संचार के तरीके, कार्यनीतियाँ और परस्पर आपसी संबंध व्यक्ति के अपने समाज की प्रणालियों द्वारा और दूसरे समाज द्वारा भी प्रभावित होते हैं। देखिए, हम अपनी रूटीन लाइफ का कोई भी पहलू उठा लें, फिर चाहे वो भोजन है, पोषण है, वेशभूषा है, संसाधन है, संचार के तरीके हैं या हमारी कार्यनीतियाँ हैं, ये सारी की सारी दूसरे समाज की प्रणालियों द्वारा प्रभावित होती हैं, और हम भी दूसरे समाज को प्रभावित करते हैं, अपने समाज से भी प्रभावित होते हैं और हम अपने समाज को प्रभावित भी करते हैं। इसे हम एक छोटे से उदाहरण से समझ लेते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे भोजन में हम नाइफ का, फोक का, चॉपस्टिक्स का, इनका इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन आज हम किसी भी फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट
में जाते हैं तो हम नाइफ, फोक, स्पून, इतना ही नहीं चाइनीज़ फूड के साथ हम चॉपस्टिक्स का भी यूज़ करने लग गए हैं। तो ये किसका प्रभाव है? वेस्टर्न कल्चर का हमारे ऊपर प्रभाव है और हम भी दूसरों को प्रभावित करते हैं। कैसे? अगर हम बात करें राजस्थानी साफे की या पगड़ी की, तो कोई भी व्यक्ति जो राजस्थान में घूमने आता है या किसी भी काम से आता है तो वो राजस्थानी साफे का या पगड़ी का इस्तेमाल एक बार ज़रूर करता है, फिर चाहे फोटोग्राफ्स में करे, शादी में करे, किसी त्यौहार पर या उत्सव पर। तो ये प्रभाव है हमारा दूसरों के ऊपर और दूसरों का हमारे ऊपर, जिसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। यहाँ तक कि सुदूर परिवेश में भी कोई परिवर्तन होता है, सकारात्मक विकास हो, द्वंद्व हो, तो वो भी दूसरी व्यवस्थाओं तक फैलता है और व्यक्ति को भी प्रभावित करता है। एक छोटा सा उदाहरण हम और ले लेते हैं कि देखिए, हम पुराने समय से ही कृषि करते आ रहे हैं, लेकिन आज अगर खेती की कोई भी नई तकनीक आती है, कोई भी नया तरीका आता है, फिर चाहे वो हमारे देश से बाहर हो, हमारे ज़िले से बाहर हो, हमारे राज्य से बाहर हो, तो हम उस तरीके को, उस तकनीक को ज़रूर अपनाते हैं ताकि हम हमारा जीवन सरल बना सकें। इसका एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि हम दूसरे देशों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। देखिए, योगा जो है वो भारत की देन है और आज योगा ने पूरे के पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इतना ही नहीं, बाहर से फॉरेनर्स आते हैं इंडिया में योगा की ट्रेनिंग के लिए, कोर्सेज के लिए और सर्टिफिकेशन के लिए। तो ये क्या है? एक दूसरे पर हमारा प्रभाव है, जिसे हम कहते हैं वैश्वीकरण। इसे हम और अच्छे से जान लेते हैं। यह विशेष रूप से वैश्वीकरण के वर्तमान युग में लागू होता है, जहां देशों के बीच में सीमाएं कम कठोर हैं। देखिए, पहले हमें अगर किसी दूसरे देश में जाना होता था तो इतना आसान नहीं था। आज ये इतना आसान हो गया है कि हम आसानी से दूसरे देशों में आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। हमारे पास संसाधन तो होने ही चाहिए, ऑब्वियसली धन तो होना चाहिए, लेकिन आज सीमाएं काफ़ी कम कठोर हो गई हैं और विश्व के जो देश हैं वो तमाम तरीक़ों से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और जुड़ भी रहे हैं। फिर चाहे भौगोलिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से, सारे के सारे देश एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। देखिए, भौगोलिक रूप से अगर हम बात करें तो आज इंडिया में भी कोई आ सकता है और हम भी इंडिया से बाहर दूसरे देशों में जा सकते हैं। फिर चाहे एजुकेशन हो, कोई हमारा बिजनेस हो या हम घूमने फिरने की बात करें। हम बात करें आर्थिक रूप से तो हम आयात निर्यात में भी दूसरे देशों से जुड़े हुए हैं। हम ना केवल दूसरे देशों से सामान मंगवाते हैं, बल्कि भारत का हैंडीक्राफ्ट है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम दूसरे देशों में भेजते भी हैं। हम सांस्कृतिक रूप से बात करें तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है क्रिसमस डे सेलिब्रेशन। देखिए, आज क्रिसमस डे लगभग हर जगह मनाया जाता है, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी क्यों ना हो। हालांकि हमारे हिंदू संस्कृति में या मुस्लिम संस्कृति में ये नहीं है, लेकिन फिर भी हम सब इसे मनाते हैं। ये क्या है? ग्लोबलाइजेशन का ही इफ़ेक्ट है। हम बात करें राजनीतिक रूप से तो आज जो देशों के बीच में संधियां हो रही हैं, आपसे समझौते हो रहे हैं, ये किसका उदाहरण है? राजनीतिक रूप से जुड़ाव का ही उदाहरण है। हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। देखिए, राफेल हमने अपनी सेना के लिए मंगवाया है, लेकिन हमने मंगवाया कहाँ से है? फ्रांस से। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं जो कि इसकी नेगेटिव साइड को शो कर रहा है, क्योंकि देखिए, किसी भी पहलू के दो तरफ होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव साइड। तो नेगेटिव इफेक्ट की अगर हम बात करें तो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ग्लोबल वार्मिंग। देखिए, आज ग्लोबल वार्मिंग का जो इफ़ेक्ट है केवल एक देश या एक राज्य या एक ज़िले पर नहीं पड़ रहा, बल्कि पूरे के पूरे वर्ल्ड पर, पूरे विश्व पर पड़ रहा है। हो सकता है किसी देश का, किसी ज़िले का या किसी व्यक्ति का ग्लोबल वार्मिंग में, प्रदूषण में बिल्कुल भी योगदान ना हो, लेकिन उसे भी इसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है, फिर चाहे उसका इसमें योगदान है या नहीं है। तो इसी को हम कहते हैं वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। अगर हम इसके शब्द के अर्थ की बात करें तो विश्व के लोगों के बीच परस्पर अधिक जुड़ाव, वस्तुओं, सेवाओं, धन और सूचना के रूप में अधिक आदान प्रदान क्या कहलाता है? वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वैश्वीकरण शब्द का अर्थ क्या है, तो आपको ये परिभाषा लिखनी है। हालांकि जो वैश्वीकरण है ये एक नया विकास नहीं है, कोई नया शब्द नहीं है, कोई नया डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन इसकी जो स्पीड है, इसकी जो गति है वैश्वीकरण की,
वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। क्यों? क्योंकि न्यू टेक्निक्स आ गई हैं, टेक्नोलॉजीज़ एडवांस हो गई हैं, खास करके हम बात करें तो दूर संचार के क्षेत्र में। तो इसके आने से जो ग्लोबलाइजेशन है, जो वैश्वीकरण है, उसकी स्पीड बढ़ गई है और ऐसा लगता है कि जो जुड़ाव है वो भी अधिक हो गया है और पूरी की पूरी दुनिया ऐसा लगता है बिल्कुल छोटी सी हो गई है, सिमट गई है और हमारी मुट्ठी में आ गई है। प्रत्येक समाज विश्व के दूसरे समाजों में होने वाली घटनाओं और घटनाक्रमों से अधिक प्रभावित होता है। हमने अभी भी बात की थी कि हम भी दूसरों से प्रभावित होते हैं और हम उनको प्रभावित भी करते हैं। इसका हम छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि पहले इंडिया में अगर हम टॉयलेट की बात करें तो केवल इंडियन टॉयलेट सीट का इस्तेमाल होता था, लेकिन आजकल लगभग हर जगह पर वेस्टर्न टॉयलेट सीट का इस्तेमाल होता है। तो ये किसका इफ़ेक्ट है? वेस्टर्न कल्चर का हमारे ऊपर इफ़ेक्ट है और इसी को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। अब देखिए, हम इकोनॉमिकली अगर बात करें आर्थिक रूप से तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है यूएसए का 2008 का सब प्राइम संकट, सब प्राइम क्राइसिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि अर्थव्यवस्था कैसे प्रभावित करती है हमारे देश की दूसरे देश को और दूसरे देशों की हमारे देश को। देखिए 2008 में 2008 में यूएसए में एक क्राइसिस हुआ था जिसे नाम दिया गया था सब प्राइम संकट, है ना। और इसने केवल यूएसए को नहीं, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को इफ़ेक्ट किया था, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित हुई थी। देखिए हुआ कहाँ था? यूएसए में, लेकिन प्रभाव किस पर पड़ा? पूरे के पूरे वर्ल्ड पर, पूरे के पूरे विश्व पर। और इसका कुछ प्रभाव ऑब्वियसली भारत पर भी पड़ा। तो भारत के जो बाजार थे, भारत के जो परिवार थे, व्यक्ति थे, उन पर भी इसका फ़र्क पड़ा। बहुत सारे लोगों ने अपना धन गंवा दिया, अपनी नौकरी गंवा दी, उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई क्योंकि शेयर पर और निवेश पर इसका प्रभाव पड़ा। व्यक्तियों की वित्तीय स्थिति खराब हो गई। बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने शेयर में और स्टॉक में निवेश किया था, उनका सारा धन चला गया और व्यक्तियों के जीवन स्तर में भी काफ़ी बदलाव आ गया। देखिए जो जीवन स्तर है, लाइफस्टाइल है, उसका क्या कनेक्शन है यूएसए के सब प्राइम संकट से? देखिए क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल डिपेंड करता है हमारे धन पर और हमारे पास अगर धन कम है तो हमारा लाइफस्टाइल भी निम्न स्तर का होगा। तो उस समय व्यक्तियों का जीवन स्तर भी इस सब प्राइम क्राइसिस के कारण प्रभावित हो गया था। तो ये देखिए अर्थव्यवस्था कैसे प्रभावित करती है एक देश की दूसरे देश को। अगर हम एक और एग्जांपल लें तो फैशन का चलन इसका दूसरा उदाहरण है कि हमने अपने परिधान में बढ़ चढ़कर अंतर्राष्ट्रीय फैशन को अपनाया है। ये बिल्कुल सही बात है। हम बात करें कि पहले महिलाओं का जो पहनावा है वो केवल सूट और साड़ी होता था, लेकिन आजकल महिलाओं ने अपने पहनावे में जीन्स, टी शर्ट, फ्रॉक, स्कर्ट्स, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय फैशन को अपना लिया है। हम पुरुषों की बात करें तो पहले केवल धोती कुर्ता, पजामा कुर्ता ये सम्मिलित थे, लेकिन आज गांवों में भी जो पुरुष हैं उन्होंने अपने पहनावे में जीन्स, टी शर्ट, शर्ट, कोट पैंट इसको अपनाना शुरू कर दिया है और शहरों में भी टक्सीडो, ब्लेजर्स ये सारी चीज़ें पहुंच गई है। तो ये किसका इफ़ेक्ट है? वेस्टर्न कल्चर का, इंटरनेशनल फैशन का हमारे ऊपर इफ़ेक्ट है। देखिए हम भी इंटरनेशनल फैशन को प्रभावित करते हैं। कैसे? आज आप देखिए कोई भी फॉरेनर है जो इंडिया में घूमने आता है तो वो हमारे पहनावे को अपनाता है। आप देखिए कि कुछ महिलाएं जो फॉरेनर्स हैं आपको कभी साड़ी में भी नज़र आ सकती हैं और सूट में भी नज़र आ सकती हैं, और पुरुष हैं फॉरेनर्स वो आपको धोती कुर्ते में, पजामे में भी नज़र आ सकते हैं। तो ये क्या है? ग्लोबलाइजेशन का ही इफ़ेक्ट है। इतना ही नहीं, हम भी अगर कभी बाहर किसी देश में घूमने जाते हैं तो हमें लगता है कि हम उनके देशों के वस्त्रों को अपनाएं, वैसे वस्त्र वहाँ जाकर पहने। इसे ही हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। इसी प्रकार कपड़ों की शैली ने विश्व भर के शहरी युवकों को लुभाया है और भारत के ग्रामीण और शहरी युवक भी इससे अछूते नहीं हैं, जिसकी अभी अभी हमने बात कर ली थी। इस प्रकार से हमारा दैनिक जीवन न केवल हमारे परिवारों, स्कूलों और आसपास के अनुभवों से भी प्रभावित होता है, अपितु वैश्विक स्तर पर होने वाली घटनाओं से भी प्रभावित होता है। यानी हमारी जो रूटीन लाइफ है वो हमारे परिवार से तो प्रभावित होती है, इसकी हमने बात कर ली, हमारे स्कूल
स्कूल से भी प्रभावित होती है, हमारा जो आस पड़ोस है उनके एक्सपीरियंसेस से भी प्रभावित होती है, और वैश्विक स्तर पर जो भी घटनाएं होती हैं उनसे भी प्रभावित होती है। यूएसए का 2008 का सब प्राइम संकट इसका उदाहरण है। एक और हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, इस चैप्टर में मैंने आपको एग्जाम्पल्स बहुत सारे दिए हैं ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए, और ये एग्जाम्पल्स आपकी बुक में नहीं दिए हुए हैं, तो जितने भी एग्जाम्पल्स बच्चों मैं आपको दे रही हूँ आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन का आंसर लिखने में, एक्सप्लेनेशन में बहुत हेल्प मिलेगी इन आंसर्स से, और आपको याद भी आसानी से हो जाएगा। देखिए, इसका एक और उदाहरण है, होली जो है वो चाइना में सेलिब्रेट नहीं की जाती है, लेकिन होली के आसपास चाइना की अर्थव्यवस्था पर भी फ़र्क पड़ता है और इंडिया की अर्थव्यवस्था पर भी। क्यों? क्योंकि होली की जो पिचकारियाँ हैं वो हम चाइनीज़ यूज़ करते हैं काफ़ी हद तक। तो होली का जो सेलिब्रेशन है उसने चाइना की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया। यही है वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। और एक बच्चों बात बहुत इम्पॉर्टेंट है नोट करना कि कोई भी जो चेंज आता है उसे हम यूं ही अपना नहीं लेते हैं, हम निष्क्रिय इकाइयां नहीं हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक सक्रिय प्राणी है और वो अपने विशिष्ट व्यक्तित्व और सांस्कृतिक संवेदना के अनुसार ही बाह्य प्रभावों को या आगामों को समझता है। इसका एक और एग्जाम्पल है जो आपकी बुक में दिया हुआ है कि देखिए, जो जीन्स और टी शर्ट है ये पहनना पश्चिमी शैली है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने तो जीन्स और टी शर्ट को अपना लिया, लेकिन जो लोग इसे अपना नहीं सके उन्होंने इसका अनुकूलन कर लिया। यानी उन्होंने जीन्स को तो अपना लिया, लेकिन टी शर्ट के स्थान पर उसने किसको शामिल कर लिया? कुर्ते को शामिल कर लिया, जो किसका उदाहरण है? अनुकूलन को दर्शाता है। यानी किसी भी प्रभाव को हम यूं ही आत्मसात नहीं कर रहे, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने संस्कृति के हिसाब से उसको अपना रहे हैं। यही नहीं, बदले में प्रत्येक व्यक्ति भी उन पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्यों या व्यक्तियों को प्रभावित करता है जिनके साथ वह संपर्क में आता है। यानी चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, हम किसी के भी कांटेक्ट में आते हैं तो उसको प्रभावित भी करते हैं और उनसे प्रभावित भी होते हैं। हम अगर हमारे परिवार की बात करें तो यह सामान्यतः देखा जाता है कि जो किशोर है या छोटे बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को कैसे इफेक्ट करते हैं। देखिए, घर में जब भी कोई नया वाहन या कोई भी नई वस्तु आने वाली होती हैं तो अब किशोर क्या करते हैं? अपने माता पिता को अपने निर्णयों से, अपनी सलाह से, अपनी एडवाइस से प्रभावित करते हैं कि पापा देखिए, आपको इस कलर का व्हीकल लेना चाहिए, इसका भी ट्रेंड ज़्यादा है, या आपको ये ब्रांड लेना चाहिए या इस शॉप से लेना चाहिए, यहाँ पर गारंटी और वारंटी अच्छी है, या इसकी माइलेज अच्छी है, या कुछ भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानकारियाँ देकर वो अपने माता पिता को प्रभावित करते हैं। इतना ही नहीं, कहीं छुट्टी मनाने जाना है तो भी हम अपने माता पिता के निर्णयों को प्रभावित करते हैं कि हमें यहाँ नहीं यहाँ जाना चाहिए, यहाँ का इस वक्त जो टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेट है, ये बहुत अच्छा है, यहाँ पर ये दर्शनीय स्थल है, इसकी ये विशेषताएं हैं। तो हम अपने पेरेंट्स को भी प्रभावित करते हैं, केवल उनसे प्रभावित नहीं होते हैं, है ना। इसलिए ये जो प्रभाव है ये क्या होता है? दो तरफा या दो दिशाओं वाला। आपसे ये एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप कैसे बताएंगे कि दो दिशाओं वाला प्रभाव या दो तरफा प्रभाव कैसे होता है, इसके कुछ उदाहरण लिखिए। तो आप इन उदाहरणों को अपने आंसर में सम्मिलित कर सकते हैं। यहाँ तक कि अपने ही परिवार में आप पाएंगे कि न केवल आप अपने माता पिता से प्रभावित होते हैं बल्कि कुछ क्षेत्रों में वो भी आपसे प्रभावित होते हैं। इसका एक और उदाहरण है, देखिए, आप कार ड्राइविंग सीखना चाहते हैं और आपके पेरेंट्स ने आपको मना कर दिया है। अब आप क्या करते हैं? अपनी सूझबूझ से, अपने निर्णयों से उनको कैसे प्रभावित करते हैं? आप अपने पापा को मनाते हैं कि पापा देखिए कि आजकल की ये ज़रूरत हो गई है और वैसे भी हमने बहुत समय से एक साथ लंबा समय नहीं बिताया है, हम एक दूसरे के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाएंगे, हमारे रिलेशंस मजबूत होंगे और मेरे लिए एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस होगा कि मेरे पापा ने मुझे गाड़ी सिखाई थी, मुझे लाइफ टाइम याद रहेगा। तो किसी ना किसी तरह से हम उनके डिसीज़न को चेंज करने की कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक चेंज भी कर लेते हैं। तो इसे ही हम कहते हैं दो तरफा
प्रभाव, संदर्भ और व्यक्ति गतिशील होते हैं और ये लगातार बदलते रहते हैं। देखिए, परिवर्तन है वो समय की मांग है ना। हमारे जीवन काल में व्यक्ति विकास और स्थिति की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है ना। हमने बात की थी बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वयस्कावस्था, वृद्धावस्था। तो जितनी भी अवस्थाओं से हम गुजरते हैं, हर जगह परिवर्तन होता है, हमारे परिवेशों में भी परिवर्तन होता है, जिसे हम समझ सकते हैं किस उदाहरण से, पीढ़ी अंतर के नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीढ़ी अंतर। देखिए, आसान से शब्दों में मैं आपको समझा दूं कि पीढ़ी अंतर क्या होता है। जनरेशन गैप जिसे हम बोलते हैं, पहले ये होता था दादा और पोते के बीच में, पिता और पुत्र के बीच में, लेकिन आजकल ये पीढ़ी अंतर सिमट गया है और ये 2 संतानों के बीच में भी हो सकता है। यानी अगर आपके भाई या बहन का जन्म हुआ 2012 में और आपका जन्म हुआ 2017 में, तो केवल 4-5 साल में ही आप दोनों के बीच में भी पीढ़ी का अंतर हो सकता है। वर्तमान समय में परिवर्तन की गति इतनी तेज हो गई है, इसे हम जानते हैं पीढ़ी अंतर के रूप में। और यह केवल 2 पीढ़ियों के बीच में नहीं होता, बल्कि माता पिता और बच्चों के बीच में, दादा दादी पोता पोती के बीच में ही नहीं, बड़े और छोटे भाई बहनों के बीच में भी पाया जा सकता है। 3 वर्ष पूर्व जो सोचने का तरीका था, जो स्वीकृत प्रथाएं थी, अब वो बदल सकता है। आपने देखा होगा कि कई बार आप अपने मम्मी पापा से शिकायत करते हैं कि देखिए, मुझे तो आप बचपन में इतनी छूट नहीं देते थे, मेरे छोटे भाई को या बहन को तो बहुत छूट दे रखी है, मुझे तो आपने वीडियो गेम बहुत लेट लेके दिया था, मुझे तो आपने नई साइकिल बहुत लेट लेके दी थी। या आपको ऐसा लगता है कि आपके टाइम में और आपके छोटे भाई बहन के टाइम में बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है, रहन सहन में, जीवन शैली में, सोचने के तरीके में, हर बात में। तो ये क्या है? पीढ़ी अंतर। आप में से जिसके भी बड़े या छोटे भाई बहन हैं, वो ऐसे उदाहरण सोच सकते हैं जब आपके और आपके भाई बहन के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा होता है। आपको लगता है कि जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो सही है और आपके छोटे भाई बहन को लगता है कि उसका तरीका सही है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि आपको कभी याद हो कि आपने अपने छोटे भाई बहन या बच्चों से कभी कहा हो कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मुझे इतने टाइम तक टीवी देखना अलाउड नहीं था, या मैं केवल इंडोर गेम्स नहीं खेलता था, मैं आउटडोर गेम्स भी बहुत ज़्यादा खेलता था। तुम तो आजकल पूरा दिन टीवी से चिपके रहते हो, वीडियो गेम से चिपके रहते हो। या मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो मैं तो मम्मा को बहुत ज़्यादा किचन में हेल्प करता था, या मुझे पॉकेट मनी बहुत कम मिलती थी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप अपने भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आप अपनी नोटबुक में भी लिखिए, आपको ये लेसन और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें लिख सकते हैं। इसलिए व्यक्ति और संदर्भ परिवेश से जुड़े होते हैं और दोनों ही एक दूसरे को बनाते हैं। व्यक्तियों का अपने परिवेश से निकट संबंध होता है और यह उसकी पुनरावृत्ति है। किसी के जीवन की गुणवत्ता विभिन्न पारिस्थितिकीय परिवेशों से प्रभावित होती है, जिसमें हमारा परिवार, आस पड़ोस, समुदाय, समाज, स्थानीय और वैश्विक दोनों शामिल होते हैं। देखिए, परिवार की तो अभी हमने बात कर ली कि कैसे प्रभाव होता है। अगर हम आस पड़ोस और हमारे समाज की बात करें तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि पहले शिक्षा के लिए बच्चों को हर परिवार बाहर नहीं भेजता था, लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे जो दूसरे रिश्तेदार हैं, हमारा जो आस पड़ोस है, वो अपने बच्चों को शिक्षा के लिए बाहर भेज रहे हैं। तो हम भी अपने बच्चों को शिक्षा के लिए बाहर भेजते हैं, क्योंकि ये आजकल का एक फैशन सा हो गया है। पहले बच्चों को केवल हायर एजुकेशन के लिए, हायर डिग्रीज के लिए बाहर भेजा जाता था, लेकिन अब उनकी जो स्कूलिंग है, यहाँ तक कि प्राइमरी एजुकेशन है, उनके लिए भी उनको बाहर भेजा जाता है, जो कि देखा देखी का ही एक परिणाम है। यानी हम अपने आस पड़ोस से किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं। इसका हम एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लें। देखिए, पहले जो हमारी भारतीय संस्कृति थी उसमें हम ज़मीन पर बैठकर खाना खाते थे। डाइनिंग टेबल हमारी भारतीय संस्कृति में सम्मिलित नहीं था, लेकिन आजकल वेस्टर्न कल्चर का, ग्लोबलाइजेशन का, या हम कहें आस पड़ोस का, दूसरे रिश्तेदारों का हम पर इतना प्रभाव हो गया है कि लगभग हर घर में आपको डाइनिंग टेबल देखने को मिल सकता है। तो यही है ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब वक्त हो गया है हमारी एक छोटी सी एक्टिविटी का, जिससे आपको ये लेसन और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको अपने परिवार से 2 से 5 ऐसे उदाहरण सोचने हैं और लिखने हैं जहाँ
आपने अपने माता पिता को या दूसरे सदस्यों के निर्णय को प्रभावित किया हो। अगले वीडियो में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।